Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by श्री चैतन्य। कैसे हो यार आप लोग? माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रारंभ बैच में, जहां पे हम 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि वो अपने नीट 2025 के सपने को पूरा कर सके। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है यार। दिस इज अ गिफ्ट from the entire team of Sri Chaitanya for all the learners throughout India। वो जहां पे भी हैं, जिस कोने में भी हैं, वहां से इन सारे सेशंस के बारे में, इन सारे कंटेंट, एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट जो कि रिजल्ट ला सकता है, ऐसे कंटेंट को आप सभी के लिए श्री चैतन्य लाया है थ्रू द प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न। एंड इन माय सेंस यार, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गाइज विच यू कैन एवर हैव। आशीष, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सो ऐसे ही अमेजिंग चीजें, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं इन्फिनिटी लर्न के नीट प्लेटफॉर्म पे। एंड जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आपको ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग चीजें, बहुत ही बढ़िया क्यूरेटेड कंटेंट। देखो यार, सिंपल सी चीज मेरा तो मानना है, पढ़ना और पढ़ाना इट्स वेरी सिंपल दीज डेज। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपको बस इच्छा होनी चाहिए ताकि आप पढ़ सको। बट मेन पॉइंट यह आ जाता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्या उससे एग्जाम क्रैक होगा? क्या वो नीट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं? देखो, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की तो कोई कमी है ही नहीं। आप जिंदगी जी लोगे तो भी आप ज्ञान पूरा नहीं प्राप्त कर सकते। बट अभी फॉर द टाइम बिंग हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए हमेशा कि हम उस ज्ञान को अक्वायर करें, हम उन सेशंस को, उन लेक्चर्स को देखें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और उसी के साथ ये सेशन डिजाइन किया गया है जिसमें कंप्लीट मोशन अंडर ग्रेविटी आप सभी लोगों के लिए आराम से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सारे केसेस हैं और पीवाईक्यूज से भरा हुआ है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डले हुए हैं इसमें, जिसमें आप पीवाईक्यूज का पूरा एक फील ले पाओगे कि हाँ जी, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आकांक्षा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अपूर्व, कैसे हो सर? क्लास के बाद पेड बैच के भी बता देना, उसमें आप लोग हो कि डिफरेंट सेट ऑफ फैकल्टीज हैं। डेफिनेटली अपूर्व, बिल्कुल बताऊंगा। पेड बैच अभी रन हो रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। और उसमें जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेंगे, टेंशन मत लो। तो आओ चलो शुरुआत करते हैं यार इस सेशन की। मोशन अंडर ग्रेविटी, हमारा जो एक अप्रोच रहेगा इस पूरे चैप्टर को कवर करने का, वो ये रहेगा कि देखो, स्टैंडर्ड 5 तरीके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को सॉल्व करने के। उन 5 तरीकों को देखेंगे, उन 5 केसेस को देखेंगे फटाफट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे सीधे जंप करेंगे। क्योंकि देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, बेस्ड है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो जाती है, मोशन पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन का खेल है। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अच्छे से आती है तो मोशन अंडर ग्रेविटी समझना कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसी मोशन अंडर ग्रेविटी को हम जब 2 डायमेंशन में ले जाते हैं तो वहां पे प्रोजेक्टाइल नामक चीज भी आ जाती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले कुछ सेशंस में। तो शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी पे पढ़ाने से पहले एक थोड़ी सी आपको आइडिएशन दे देता हूं, थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री बता देता हूं। तो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि इसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है कि पहले लोग ये सोचते थे, जो कि आजकल भी बहुत सारे नॉर्मल लोग सोचते होंगे, कि अगर मैं इस पेन और ये रिमोट को साथ में गिराऊंगा तो बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग होगी कि सर पेन क्योंकि हल्का है, रिमोट भारी है, तो रिमोट पहले गिर जाएगा। बट ये गलत चीज है, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड गिरने का रीजन एयर रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर वैक्यूम लूं तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से, सेम ही रेट से गिरेंगे। अब मेन पॉइंट ये आता है कि ये चीज कैसे पता चली? ये चीज पता चली गैलीलियो से, और गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था द लीनिंग टावर ऑफ पीजा पे। उसने 2 बॉल्स को रिलीज किया, और उसने उन 2 बॉल्स को रिलीज करके ये चीज जानी कि हां सर, यस एब्सोल्युटली, हर बॉडी का एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता। राइट? एब्सोल्युटली आकांक्षा, बिल्कुल सही बोला। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहता है, और वो वेरी नहीं करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मतलब एक पतली सी सुई ले लो या फिर एक बहुत बड़ा आयन मेटल ले लो, दोनों सिनेरियो में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है यार, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? मेरा वीडियो भी क्लियर चल रहा है? प्लीज फटाफट जरा चैट में बता दोगे, इज इट हैंगिंग और इज इट क्लियर?
क्लैरिटी है क्या? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट एकदम। सर अगर ए आर आया, असर्शन रीजन आया और उसमें आया आपके वाला क्लास, आपके वाला केस बता दी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे आंसर देंगे या गैलीलियो के बेस पे देना होगा? अपूर्व, प्रैक्टिकल बोलो या गैलीलियो बोलो, दोनों में सेम ही एनालिसिस है। दोनों का सेम एनालिसिस है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करोगे, एयर ड्रैग को बिल्कुल हटा देते हो सीन में, तो वो तो सेम रहेगी। प्रैक्टिकली बोलो, गैलीलियो बोलो, जिसका एक्सपेरिमेंट बोलना है बोलो, मेन केस यही है कि यस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते। एक मिनट मुझे देना यार, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में। ओके परफेक्ट, ठीक है एकदम सही। चलो, तो मेन मुद्दे की बात यहां पे यह है कि यार यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज कर दूं, ऊपर फेंकू, कहीं भी फेंकू, सारे केसेस बताता हूं। तो सबसे पहला केस यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में देखेंगे वो है पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। इस सिनेरियो में ये होता है कि यार पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है u, और ये उसका मोशन रहता है। जैसा कि आप नॉर्मली देखोगे, किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिरती है, राइट। अब इसमें डिकोड करने वाली एलिमेंट्स क्या है? स्क्रीन इज क्लियर? ओके, स्क्रीन इज क्लियर, बहुत सही। तब देखो, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो कि हमें समझना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या क्या है, जरा फटाफट देखो। पहली चीज तो इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाती है जब ये बॉल, तो मोमेंटरली इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंटर्स हमें हेल्प करेंगे कुछ केस को पूरा एनालाइज करने के लिए। अब ये जो पूरा मोशन होता है, ये होता है किसके इन्फ्लुएंस में? एकमात्र चीज जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पूरा का पूरा केस होता है कि बॉल ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है, वाइल असेंडिंग जब ये ऊपर की तरफ जारी रहती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब ये नीचे की तरफ आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इसी हिसाब से असेंडिंग के टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेलोसिटी के ऑपोजिट सेंस में होने की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा घटेगा घटेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर जब डिसेंड करेगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और नीचे वापस जब वो गिरेगी, जब वापस पलट के नीचे गिरेगी, तो उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी जितनी पहले थी। ये केस है कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान रहे हैं और एयर ड्रैग को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया हमने पूरे सिनेरियो में, ठीक है। अब देखो, सेकंड केस ये होता है इसमें कि पार्टिकल को ऊपर से मैंने ड्रॉप कर दिया। पहला केस क्लियर है, जब मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका। केस 2 हो जाता है जब मैंने पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया। पार्टिकल को जब ऊपर से ड्रॉप किया तो यहां पे पॉइंटर ये होता है कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी जब भी मैं पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं। और थर्ड केस ये होता है कि पार्टिकल को मैं नीचे की तरफ फेंक देता हूं। पार्टिकल को जब मैं नीचे की तरफ फेंकता हूं तो उसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मैं देता हूं बॉल को, ठीक है। तो ये तीनों केसेस तो पहली बात तो स्टैंडर्ड है, तीनों केसेस जो है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। सबसे पहला ऊपर फेंका, वापस आ गया। दूसरा वाला ड्रॉप कर दिया। तीसरे वाले में नीचे फेंका। नीचे फेंकने में आप देख सकते हो टाइम थोड़ा कम लगेगा सेम ही डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि आपने एक इनिशियल वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर दी। दूसरे सिनेरियो में आपने ड्रॉप किया है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इनके टाइम को हम डिकोड करेंगे। मेन मुद्दे की बात क्या है? सारे ही मोशन में एक चीज कांस्टेंट है, और क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगी? वो लगेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सब में जब वो ऊपर जा रहा है तब भी, नीचे आ रहा है तब भी, दाएं जा रहा है तब भी, बाएं जा रहा है तब भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक ही डायरेक्शन है, नीचे लगने का, दैट्स इट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया, हाँ जी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, हाँ जी। तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है? यस सर। और अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? ऑब्वियसली यस, मैं बिल्कुल इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। और इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही पूरा का पूरा गेम है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही पूरा का पूरा गेम है, ठीक है। ओके सर,
तीन ही केस होते हैं क्या? नहीं, चौथा केस भी है। चौथा केस क्या होता है? जब मैंने एक हाइट पे जाके अभी तक मैंने क्या देखा, एक हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया फिर नीचे फेंका। इस सिनेरियो में इस हाइट पे जाके ऊपर की तरफ फेंकूंगा, ठीक है, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी फेंकूंगा। तो यहां पे मेन पॉइंटर ये आता है कि आप एक इनिशियल वेलोसिटी पहली बॉल को दे रहे हो ऊपर की तरफ। इसमें क्या रहेगा पॉइंटर कि एक मैक्सिमम हाइट जब जाएगा तो उसकी मोमेंटरली एक सेकंड के लिए, मतलब एक सेकंड के, जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वापस वो इधर आ जाएगा। मतलब इसका रास्ता कुछ ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आता है। क्लियर है? तो ये होता है फोर्थ केस। ये भी आता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, पूरा मोशन उसी के तहत समझेंगे। और पांचवा केस, अच्छा ये चार केस तो पहले ये समझो कि इसमें हमें साइन कन्वेंशन किस हिसाब से लेना है, क्योंकि वो चीज काफी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो देखो यार, आज के बाद कभी भी मोशन इन 1D हो, मोशन इन 2D हो, तुम एक चीज हमेशा याद रखो, तुम यार ऊपर वाला डायरेक्शन ही हमेशा पॉजिटिव लो। तुम ऊपर वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लो, टेंशन को एकदम दूर हटाओ। कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर वाला नीचे कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम कहीं भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ले कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अलग अलग लेने में कंफ्यूजन हो जाता है और हम उस चीज को अवॉइड नहीं कर पाते। तो अब से हम हमेशा ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला डायरेक्शन हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब नीचे वाला हमेशा नेगेटिव ले रहा हो तो एक बात हमेशा मान के चलो, एक्सेलरेशन तुम्हारी हमेशा -g ही रहेगी। एक्सेलरेशन तुम्हारी हमेशा -g रहेगी। कोई कुछ भी बोल दे, डायरेक्शन कुछ भी कर दे, तुम एक्सेलरेशन को -g लेना। ऊपर फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेना, नीचे फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ले लेना। सिंपल सी चीज। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो पॉजिटिव ले लेना, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नेगेटिव ले लेना। सिंपल सी चीज। तो उस बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। ये है मेरा केस नंबर 4। ये क्या है मेरा? दिस इज बेसिकली माई केस नंबर 4 ओवर हियर। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद पांचवा केस क्या है? पांचवा केस मेरा जो आ जाता है, पांचवा केस होता है बड़ा स्टैंडर्ड सा। अरे पांचवा केस कहां गया? ओहो, पांचवा केस कहां गया भाई? पांचवा केस तो गायब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा केस ऐसे बता देता हूं। ठीक है, पांचवा केस देखो। फिफ्थ केस बेसिकली होता है, उस पर ही बताता हूं यार, उस पर ही बताता हूं, इसी पे बताते हैं। फिफ्थ केस, ठीक है, देखो फिफ्थ केस क्या होता है। ये केस 4 हो गया। फिफ्थ केस होता है मेरा कि इसके नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। एयर सर इसलिए कहा था, क्या कहा था यार? फिफ्थ केस बेसिकली होता है मेरा, एक बलून है, एक बलून है, बलून ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब देखो, बलून जब कभी भी राइज करता है तो बलून राइज करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बलून राइज करता है किसके साथ? एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब बलून अगर राइज कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ तो होगा क्या कि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक पॉइंट के बाद बलून ने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जब बलून को छोड़ दिया ना, इस बलून ने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, मतलब उसके साथ कांटेक्ट में था और एक पॉइंट के बाद जाके उसे छोड़ दिया, तो होगा क्या, यहां पे जो मोशन होगा, यहां पे जो मोशन होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, वो कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है? वो कुछ इस तरीके का, मतलब वो केस 4 को रिसेंबल करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास अब एक इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जितनी इस बलून के पास थी। बलून तो देखो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, बलून कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पे कांटेक्ट पे छूटा तो अब ये मोशन कुछ इस तरीके का रहेगा और ये मोशन को मैं वैसे ही समझूंगा जैसे पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ओके, सो आई सपोज ये पांचों केस क्लियर हैं आप लोगों को, और इन पांचों केस में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये पांचों केस से ही आएगा सवाल, इन पांचों केस में ही है सवाल, और इन्हीं का तोड़ मरोड़ करके इधर उधर की चीजें करके आपको थोड़ा घुमा सकते हैं, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे सेशन में हम सवाल ही लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के और समझ जाएंगे कि यार मोशन अंडर ग्रेविटी के क्या सवाल आते हैं। तो इसी के साथ आता है पहला सवाल नीट 2020 का। शुरू करते हैं सवालों की एक श्रृंखला जिसमें हम फटाफट आंसर निकालते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आओ साथ देना मेरा और मेरे को आंसर भी बताते चलना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अ पर्सन इज सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ 1.5 मीटर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एंड इट क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, what is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? सोचो जरा। राइट,
सोचो इस चीज को, ये बोल क्या रहा है, देखो बताता हूं क्या है केस इसमें कि बॉल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉप कर दिया, बॉल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहां पे मान लेते एक विंडो है, यहां पे एक पर्टिकुलर विंडो है, ओके। अब ये बॉल जब गिरी यहां से, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये से नीचे जा रही नीचे जा रही नीचे जा रही, अभी आ गई इसके लेवल पे, कहां आ गई, इसके लेवल पे, इसके लेवल पे आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर बॉल तो नीचे गिरती चली जा रही है, बॉल तो नीचे गिरती चली जा रही है, तो यहां से ऐसे नीचे नीचे जाएगी, ओके। अब हुआ क्या कि इस बॉल ने इस पर्टिकुलर विंडो को, जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जिसकी विड्थ है या लेंथ है, जो भी बोल लो, इसको उसने क्रॉस कर दिया। मतलब इस बॉल को ये नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई और यहां पे पहुंच गई है, यहां पे पहुंच गई है, इधर, क्लियर, यहां पे पहुंच गई है। तो ये जो लेंथ है ना 1.5 मीटर की, इस बॉल ने कवर कर ली, पता है कितने समय में? इस बॉल ने कवर कर ली 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में इस बॉल ने कवर कर लिया, क्लियर है। इस लेंथ को, इस 1.5 मीटर को इस बॉल ने 1 सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यूज होगा। बिल्कुल आंसर बताना यार अपूर्व, आंसर बता। सो इस विंडो की लेंथ को उसने 0.1 सेकेंड में कवर कर लिया है। अब मुझे बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब जब यहां पे थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे जब ये है तो इसकी वेलोसिटी v कितनी है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v कितनी है ये बताना है। तो सर उसके लिए तो मुझे ये हाइट पता होनी चाहिए, राइट। ये हाइट पता होगी तभी तो मैं बता पाऊंगा। अब वो आपका जुगाड़ है, वो आपका जुगाड़ है, आपको कैसे करना है। बट मेन मुद्दे की बात यह है कि उसने ये बता दी है। अब या तो ये हाइट पता करो या कुछ और सिनेरियो पता करो। तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे पता करेंगे। अब यहां पे बेसिकली तुम क्या देख सकते हो कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हाँ जी सर बिल्कुल। तुम्हें टाइम दिया हुआ है, हाँ जी सर बिल्कुल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, यस सर बिल्कुल। तो क्या यहां पे मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर मैंने ये लिख लिया तो क्या मेरे पास s है? बिल्कुल 1.5 मीटर। क्या मेरे पास u है? नहीं। क्या मेरे पास टाइम है? जी हाँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी हाँ। टाइम पता है? जी हाँ। तो क्या मैं यहाँ v नहीं बता सकता, क्योंकि v यहाँ पे वही इनिशियल वेलोसिटी तो होगा, सिंपल सी चीज। तो बस मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1.5 मीटर। ut, u कितना हो जाएगा? u मेरे को निकालना है। टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ है मेरे को 0.1 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है 10 और इंटू 0.1 होल स्क्वायर। इससे क्या मैं v निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो देखो कितना आंसर आ जाएगा यहां पे। ये एक तो इसको कैंसिल कर देगा और ये 0.1/2 हो जाएगा, 0.1/2 0.05 हो जाएगा, 0.05 इससे कैंसिल होगा तो 1.45 हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा। और ये हो गया 0.1 इंटू यू, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? 14.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है मेरा यस, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मेरा कितना? 14.5 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे? यस अपूर्व एकदम सही बोला, दैट इज 14.5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। ओके। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई थी? क्वेश्चन का कॉम्प्रीहेंशन, इस क्वेश्चन का कॉम्प्रीहेंशन इतना अजीब सा है। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन मात्र एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन बस मात्र इस इक्वेशन का एनालिसिस है। ये इक्वेशन आपको लगाना था और आंसर आ जाता। बट मेन प्रॉब्लम ये है उस क्वेश्चन से ये डायग्राम एनालिसिस करना, वो मेन चीज है। क्योंकि देखो इसमें कितनी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी, और ये इस साल के 2023 के पेपर में भी ऑब्जर्व किया मैंने कि लैंग्वेज पे लोग खेल जा रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज पे लोग खेल जा रहे हैं। एनटीए लैंग्वेज को पता नहीं क्यों प्रेफरेंस दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट आ रहा है तो हमें समझना पड़ेगा। अब ये पर्सन बैठा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, किस काम का है? किसी काम का नहीं। ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ अ हाइट 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा लगता है कभी कभी तो ये ऑप्टिक्स का केस स्टडी ना बन जाए कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे विंडो है, यहां से ऐसे देख रहा होगा, यहां से ऐसे देख रहा होगा, तो ये हाइट कुछ अंडशंड और ना आ जाए, फिर ये डिस्टेंस, ये सब इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। देखो ध्यान से सोचो इस चीज को, एकदम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद और बताता हूं। फिर ये यहां देखा उसने 1.5 मीटर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। अब ये रूफ ऑफ अ बिल्डिंग से मैंने ड्रॉप किया, तो यहां पे भैया u इक्वल्स टू 0। मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक बार को, मैंने भी लगाया, लेकिन किसी मतलब का नहीं है वो चीज। u इक्वल्स टू 0, फिर क्रॉसेस द विंडो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग पे कितनी होगी? तो ये जो केसेस है ना,
ये जो केसेस है, बेसिकली लैंग्वेज को तुम्हें थोड़ा तोड़ मरोड़ के, क्योंकि यार देखो नीट का लेवल उन्हें रखना है एनसीईआरटी लेवल का। मेन दिक्कत ये, नीट का उन्हें जो लेवल रखना है वो एनसीईआरटी लेवल का रखना है। अब एनसीईआरटी में भी वो चाहते नहीं कि बहुत ज्यादा टफ बनाए, क्योंकि यहां पे हम एक डॉक्टर एस्पायर करते हुए बच्चे को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, वास्ट अमाउंट ऑफ, एंड दे शुड बी एबल टू रिमेंबर दैट। उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी तो होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके पास एक वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी एक डॉक्टर के पास तुम जाते हो, तुम्हें कुछ भी चीज हो सकती है एंड द डॉक्टर इज एबल टू नो कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ बॉडी में ये सब प्रॉब्लम होगी। सो बॉडी इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एंड यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बॉडी। So that's the reason they experiment on, they don't have much things, मतलब वो analytical ability पे तुम्हें ज्यादा जज नहीं कर पाएगा। समझो इस बात को, जितना जेई में होता है कि यार एनालिटिकल एबिलिटी पे खेलना है, यहां पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देनी है और उसमें इधर उधर की चीजें बात करके मुझे सिनेरियो चेंज कर देना और तुमसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करके सोल्यूशन मांगना है। वो सब एमबीबीएस या बेसिकली नीट में तुमसे नहीं पूछेगा। तो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं लैंग्वेज पे खेल। हम नीट पे आ जाते वापस, वो कर रहे हैं लैंग्वेज पे थोड़ा सा खेर बदर। जैसे इस बार का पेपर एक आया था कि इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाय, RMS वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ दिस। तो यार इंक्रीज्ड बाय को नॉर्मली बच्चा इंक्रीज टू समझ लेता है, इतनी अंग्रेजी तो किसी को नहीं आती यार, सिंपल सी चीज है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। वो ट्वाइस करने पे आंसर था ही नहीं ऑप्शन में, उसको इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस था, मतलब उसमें RMS प्लस 2 टाइम्स ऑफ RMS जोड़ना था, तब जाके आंसर आता। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। कॉम्प्रिहेंशन का आपका स्किल्स रहेगा, कॉम्प्रिहेंड करना क्वेश्चन को आपकी एक स्किल सेट में होना चाहिए। ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर आप कॉम्प्रिहेंड बहुत अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चन को, तो आपको काफी हेल्प रहेगी। उसका सबसे बेस्ट और निचोड़ तरीका बताता हूं, आप पूरा सेशन देखना और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करना, ठीक है? लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा है ना कुछ इसी तरीके से। एनसीईआरटी बहुत अच्छी भाषा की किताब नहीं है, उसकी एनसीईआरटी की भाषा भी थोड़ी ऐसी आड़ी टेढ़ी कंफ्यूजिंग से लिखी हुई है, एकदम क्लियर लर्निंग आउटकम उससे कभी मिल ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम रहेगी यार, ये प्रॉब्लम तो है। एंड अगर ये प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, हम इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट कर लेते, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन तो एग्जाम निकालना है, ठीक है? आओ अगले सवाल पे चलते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is. Very simple question, very simple question. अपूर्व क्या होगा आंसर? सेल्सियस जैसे आंसर नहीं आ रहा था। यस बिल्कुल, टेम्परेचर सेल्सियस में तो था ही नहीं ना यार, केल्विन में निकालना था। आरएमएस की बात कर रहा है, अगर केल्विन में आंसर निकालना था ना। उसको पता है वो इंक्रीज्ड टू कायदे में होना चाहिए था इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ द वैल्यू, इंक्रीज टू थ्राइस ऑफ द वैल्यू, बट उसमें लिखा था इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ द वैल्यू। तो इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ द वैल्यू मतलब जो ऑलरेडी एक वैल्यू है ए, उसमें जोड़ दो ट्वाइस ऑफ ए, तो अल्टीमेटली कितनी कर दी तुमने? 3a। ये इनका मतलब था इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ द वैल्यू से। यही था वो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन। क्लियर? 3 से करके आता है तो आंसर आ रहा था, 3 टाइम्स रखने पे आंसर आ रहा था। चलो, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of the tower is. सिंपल सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे बॉल को मैंने नीचे की तरफ थ्रो कर दिया एक u वेलोसिटी के साथ। अच्छा ये भी दे दिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ग्राउंड को हिट कर रहा है कुछ समय के बाद। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। सिंपल हाइट बतानी, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तो 9/10 का क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी 80 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो 2 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगी मेरी कितनी? एक्सेलरेशन हो जाएगी मेरी -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 6400 में से 400 जाएगा तो 6200 बचेगा। कितना बचेगा? 6200 बचेगा, 6200, और इज इक्वल टू -20 इंटू एस। 10 से 10 जाएगा, ये इससे जाएगा 310। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी -310 मीटर।
माइनस ये दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे यार? Thrown vertically downward with the velocity from there, it hits the ground after some time with a velocity 80 मीटर पर सेकेंड। 80 स्क्वायर है 6400। 64, अरे यार 6400 है। 6400 माइनस 400 हो जाएगा 6200, सॉरी 6000। दिस इज गोइंग टू बी 6000। तो यहाँ से एक जीरो इधर जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 300। 300 मीटर। 300 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सिंपल सा सवाल, इजी सा सवाल दिखाने के लिए बस आप लोगों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देख लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो यार फॉर्मूला आता होता तो यहाँ +4 थे। ठीक है 6000 बचेगा, बिल्कुल सही बोला यार भाई। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5, next 5 and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is h1, h2 और h3 के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा? सोचो जरा। ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, डिस्टेंस उसने h1 कवर किया पहले 5 में, अगले 5 में h2 और उसके अगले 5 में h3। रिलेशन क्या होगा h1, h2 और h3 का? देखो सिंपल सी चीज, ये सपोज करते फर्स्ट 5 में t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 5। हालांकि ये गैलीलियन लॉ ऑफ ऑड नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये t इक्वल टू 10, ठीक है, और ये t इक्वल टू 15। अब x1 इज टू x2 इज टू x3 करना है। तो x1 बेसिकली क्या हो जाएगा? x1 विल बी एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। ये मेरा x1 है और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? ड्रॉप किया है, फॉल्स फ्रीली, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सिंपली दैट्स गोइंग टू बी ut जो कि 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ g इंटू 5 स्क्वायर। ओके, देन s10 माइनस s5, s10 माइनस s5 मतलब डिस्प्लेसमेंट टिल 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकेंड। ये मेरा x2 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? सो यार देखो यहाँ पे वही वापस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले वाले में, दूसरे वाले में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut तो 0 है तो हाफ ऑफ g इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ g इंटू 5 स्क्वायर। सिंपल सी चीज। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टिल 15 माइनस डिस्प्लेसमेंट टिल 10 हो जाएगा मेरा x3, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट टिल 15, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट टिल 10, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट टिल 5। तो सिंपल वही एनालिसिस कर रहा हूं जो कि गिवन है। आंसर बी है। गुड, चलो देखते हैं, एकदम सही बोला वैसे, आंसर बी है। तो यहां पे x3 कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ g इंटू 15 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ g इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, अब इनके बीच में रेशियो ले लो, इनके बीच में रेशियो ले लो। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 100 में से 25 जाएगा 75, सो 75g/2। ये तो आ जाएगा मेरा 25g/2, और ये कितना आ जाएगा मेरा 15, 225 में से आपका 100 चला जाएगा, यानी 125g/2। सो ऐसे क्लियर कट हिसाब है कि इसका थ्राइस ये है और इसका 5 टाइम्स ये है, मतलब इनका जो रेशियो आना चाहिए x1 इज टू x2 इज टू x3 जो आना चाहिए वो होना चाहिए 1:2:3, 1:2:3। ठीक है, तो अगर तुम किसी भी इंस्टेंट पे अगर बोलोगे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/5। ठीक है, हो जाएगी, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? k/5। सही बोल रहा हूं मैं? 5 के x1 इज इक्वल टू 5 के, अरे हाँ यार सॉरी, x1 इज इक्वल टू k हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू 3। ओहो, ये रेशियो आएगा 1:3:5, 1:3:5। तो x हो जाएगा k, x2 हो जाएगा 3 के, और x3 हो जाएगा तुम्हारा 5 के। ठीक है, अब तुम बिंदास रेशियो ले सकते हो। ऑप्शन देख लो, क्या ये रिलेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये रिलेट कर रहा है h1 इज इक्वल टू h2/3, h1 इज इक्वल टू h2/3, h1 इज इक्वल टू h2/3? हाँ,
इज इक्वल टू H3/5, यस बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली बी है। दूसरा वाला बिल्कुल सही नहीं है, ये तो सही है, H2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स H1C है, H3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स H2 नहीं है, बिल्कुल गलत। उसके बाद फिर H1 इज इक्वल टू H2 इक्वल्स टू H3 भी नहीं है, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। करेक्ट आंसर कौन सा है मेरा, ये दोनों गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, जहां पे मुझे ये पता चलता। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और टॉपिक यहां पे बताना चाह रहा हूं, जो कि है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्या बोलता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, कि डिस्टेंस जो कवर होता है ना एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉल करते हैं, तो उनका सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, मतलब 1 सेकंड में, फिर उसके अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, या फिर 2 सेकंड में, उसके अगले 2 सेकंड में, उसके अगले 2 सेकंड में, या फिर अगले 3, फिर 3, मतलब ये सक्सेसिव टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो रहता है ना, वो हमेशा ऑड नंबर्स के रेशियो के बराबर रहता है। सिंपल सी एक लाइन यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल, सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 1 सेकंड का भी इंटरवल हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, 10 का भी, 25 का भी, ठीक है, इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द ऑड नंबर्स। यानी कि जैसे एक बॉल को ड्रॉप किया, ये मान लो टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, 2t टाइम में इतना किया, 3t टाइम में इतना किया, 4t टाइम में इतना किया, 5t टाइम में इतना किया, ठीक है। मतलब ये सब tt इंटरवल है, ये टाइम 2 तक, ये 3t तक, ये 4t तक, ये 5t तक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं S1 S2 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 S3, ये फाइनली किसके रेशियो के बराबर होते हैं, 1:3:5:7। ये है तुम्हारा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। सिंपल सा ये रेशियो है। सर प्लीज बताइए यहाँ पे सर इनिशियल पॉइंट से क्यों लगाया है, इनिशियल पॉइंट से क्यों लगाया, क्या 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 अपूर्व बताना। इनिशियल पॉइंट मतलब कौन सा इनिशियल पॉइंट। देखो यार सिंपल सी चीज ये है, इसको चल मैं समझाने की कोशिश करता हूं, शायद मैं समझ, यहां पे मुझे समझ आ गया क्या पूछ रहा है। कि मैंने पहले S1 पता किया, अब S1 क्या था, S1 देखो क्या था, सोचो। इनिशियल पॉइंट से शायद तुम यही बोल रहे हो कि यहां से चालू किया मैंने और यहां से ये डिस्टेंस पता किया, ये S1 हो गया। उसके बाद फिर इनिशियल पॉइंट से पता किया और ये डिस्टेंस पता किया और इस S2 में से S1 को घटाया, तो इसका रेशियो पता चल गया। समझ रहे हो बात को। तो ये मेरा X1 हो गया, ये मेरा X2 हो गया। ऐसी X3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस S3 में से इस S2 को घटाना पड़ेगा, तो ये X3 आ जाएगा। ऐसे ये X4 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस, ये टोटल S4 में से इस S3 को घटाऊंगा तो ये X4 आ जाएगा। मतलब इनिशियल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस उससे 1 सेकंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट घटाऊंगा, तो वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी जिनका रेशियो मैं बता रहा हूं। इनके रेशियो की बात हो रही है, X1 X2 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 X3 X2 X4, इनका रेशियो हो जाएगा ऑड नंबर्स के रेशियो में। यहां तुम देख सकते हो, देखो t इक्वल टू 0 पे मेरा टोटल y कितना है 0, t इक्वल टू t पे मेरा y कितना हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो g की वैल्यू आ जाएगी एक ही जगह। फिर 2t तक ये हो जाएगा, 3t तक ये हो जाएगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वहां डिस्प्लेसमेंट जो हो गया और उससे 1 सेकंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट उससे घटा दो, तो yn-1 इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे 0 आएगा, दूसरे केस में y0 आएगा, तीसरे केस में 3y0 आएगा, इस चौथे केस में 5y0 आएगा। तो इनका रेशियो देख सकते हो तुम 1:3:5 इसके बराबर आता जा रहा है। क्लियर है। यही उस क्वेश्चन में भी बताया, यही उस क्वेश्चन में भी है कि 5-5 सेकंड में तुम शुरू यहां से हुए, पहले 5 में यहां पहुंचे, दूसरे 5 में यहां पहुंचे, तीसरे 5 में यहां पहुंचे। ये t इक्वल टू 5 था, ये t इक्वल टू 10 था, 15 था। तो ये जो दूरियों का रेशियो है, ये जो दूरियों का रेशियो है वो ऑड नंबर के रेशियो में आएगा। 1:3:5:7:9:11 इस रेशियो में बनते हैं। यही है सिंपल गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्लियर है। और इसका मैथमेटिक्स आप लोगों ने देख ही लिया, तो कुछ में टफ बात तो है। ठीक, चलो सर, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। और ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल ये है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a high-rise platform at t is equal to 0 starting from rest. ठीक है। After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equals to 18 second. What is the value of v? अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करो कि एक बॉल को ड्रॉप करेंगे हाई राइज प्लेटफॉर्म से, एक हाई राइज प्लेटफॉर्म से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, एट t equals to 0 और रेस्ट से है, बिल्कुल ड्रॉप बोला है तो रेस्ट की जरूरत ही नहीं थी। 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल को वहां से नीचे की तरफ फेंक दिया, पहली बॉल को ड्रॉप किया था, दूसरे के केस में फेंक दिया विद अ स्पीड v. द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की ऐसी क्या वैल्यू थी जिससे कि उस बॉल ने उसको कैच कर लिया?
उस बॉल ने उसको कैच कर लिया। तो पॉइंट ये है, एक तो तरीका है इसको सॉल्व करने का रिलेटिव मोशन के थ्रू, दूसरा तरीका है नॉर्मल एनालिसिस से, कि बॉल यहां पे एक t इक्वल टू 0 का सिनेरियो लेते हैं, t इक्वल टू 0 का सिनेरियो लेते हैं। जब ये फर्स्ट बॉल को मैंने यहां से फेंक दिया, u इक्वल्स टू 0 से रिलीज कर दिया, ठीक है, ये नीचे गई नीचे गई नीचे गई, तो t इक्वल टू 6 पे कुछ है यहां पहुंच गई है, ठीक है, t इक्वल्स टू 6 पे कुछ यहां पहुंच गई है, और इसकी एक u वेलोसिटी है, इसकी एक u वेलोसिटी है। अब t इक्वल टू 6 पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, t इक्वल टू 6 पे ही क्या हो रहा है, जब ये t इक्वल टू 6 पे यहां पहुंच गई है, कि यहां से एक और बॉल को रिलीज कर दिया, ठीक है, और इस रिलीज नहीं किया, इसको फेंका गया है v, इसको फेंका गया है v से। अब ये बोल रहे हैं कि 18 सेकंड बाद ये दोनों बॉल यहां पे कहीं मिलती हैं, इधर पे कहीं मिल जाती हैं, और ये सिनेरियो कब हो रहा है, t इक्वल टू 18 सेकंड पे, ठीक है। पहला सिनेरियो हो रहा है यहां पे, दूसरा सिनेरियो हो रहा है यहां पे, और तीसरा सिनेरियो हो रहा है यहां पे, ठीक। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि भाई मुझे तुम ये बताओ, ये v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये सिचुएशन होने के लिए, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इन एडिशन ये है कि ये v और u के बीच में कुछ एक रिलेशन बताओ, v और u के बीच में रिलेशन बताओ, ऑल्सो एस्टैब्लिश एन रिलेशन बिटवीन v एंड u सच दैट वो कोलाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो कोलिजन करेंगे ही करेंगे, एक रिलेशन भी बताना है, और रिलेशन बेसिकली मैं ही बता देता हूं। देखो यहां पे जो v की वैल्यू है वो u से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। v यहां पे एक नोट बना सकते हो आप लोग, मजेदार नोट है, क्योंकि रिलेटिव मोशन का केस लगा के मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग मिल रहे हैं, तो ये एस्टैब्लिश्ड है कि v की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए if both the objects want to meet। क्लियर है। एक अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी, बहुत पुराना क्वेश्चन है एआईपीएमटी का, मजेदार क्वेश्चन है ये, कुछ इसी तरीके से। तो देखो आजकल असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुमसे एक एनालिसिस पूछ सकते हैं कि एक बॉल को यहां से छोड़ा, दूसरी बॉल को वहां ऊपर से फेंका है, तो v और u के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए ताकि वो मीट करें। सिंपल सा यही एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए कि v की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं, u से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए, u से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर u से बड़ी होगी तभी जाके वो मीट कर पाएंगे, अगर u से छोटी हो जाती है तो वो मीट नहीं करेंगे। सिंपल सा रीजन ये, क्योंकि उनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन तुम देख रहे हो इन दोनों के बीच का, वो समय के साथ कम होता जाना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। वो कम होगा तभी वो रिलेटिव मोशन के तहत मीट हो पाएंगे यहां पे कहीं आके। अगर वो बढ़ता चला जाएगा, वो किस केस में बढ़ेगा, जब v की वैल्यू u से छोटी है, मतलब 6 सेकंड में जो ये u कैप्चर कर ले रहा है, जो इसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, ये भैया को उससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर आप ड्रॉप करोगे तभी वो मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे, ठीक। अब ये केस तो देखो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हें बेसिकली ये बताना है कि ये यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, और ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो बराबर होंगे, तो इससे तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा। किसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, v के, इस v की वैल्यू पता करनी है ना, इस v का रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर, इस v की वैल्यू मिल जाएगी, और इस u को तो तुम ऑलरेडी प्लेस कर सकते हो, 6 सेकंड में u कितना हो जाएगा, सिंपल सा केस। सो बेसिकली क्या पता करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है s2, दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर s1। आओ इक्वेट करते और आंसर निकालेंगे कि s1 शुड बी इक्वल टू s2। s1 की वैल्यू कितनी, ut प्लस हाफ एटी, सॉरी हाँ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो u इंटू टाइम t। अच्छा टाइम t कितना होगा, अब टाइम t कितना होगा, तो टाइम t यहां से यहां तक जाने का अब कितना समय बचा, ये t इक्वल टू 6 पे था, और ये हो रही है भैया घटना t इक्वल टू 18 सेकंड पे, तो ये 12 सेकंड में ये चला है और 12 सेकंड में ये चला है, तो 12 सेकंड यहां आएगा, तो u इंटू 12 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, u भी नीचे की तरफ, तो नेगेटिव ले लो, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -10 इंटू 12 स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट s1। एंड व्हाट अबाउट s2, s2 में क्या हो जाएगा, v इंटू टी मतलब माइनस v इंटू 12 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू 12 स्क्वायर। देखो बकायदा साइन कन्वेंशन के अनुसार लिखा है, पूरा साइन कन्वेंशन के अनुसार लिखा है, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो हर जगह कैंसिल ही हो जाएगा। अब ये जो आप चीज देख रहे हो इधर से इधर तक, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो रही है, देख लो आप, हाफ ऑफ 10 इंटू 12 स्क्वायर, हाफ ऑफ 10 इंटू 12 स्क्वायर, सिंपल कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है कि यार
द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकेंड। आहा, गलती कर दी यार, गलती कर दी, एकदम गलती कर दी। इसके लिए जो टाइम आएगा, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा चेंजेस सर, फिर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बताऊंगा। एक प्रॉब्लम मैंने कर दी, एक प्रॉब्लम मैंने कर दी कि भाई बॉल 1 के लिए S1 ये है और ये S2 है। S1 S2 बराबर थोड़ी है। S1 प्लस ये वाली जो दूरी है, S1 प्लस ये वाली जो दूरी है, ये टोटल दूरी जो है ना, S1 प्लस ये वाली जो दूरी है, ये इसके बराबर है, S2 के बराबर। तो इसमें ये डिस्टेंस भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये S1 डैश भी जोड़ना पड़ेगा। S1 प्लस S1 डैश, S1 प्लस S1 डैश मतलब यहां पे S1 प्लस S1 डैश मतलब S1 तो तुमने ये जोड़ दिया, इसमें S1 डैश जोड़ोगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, यही तो गलती हो रही थी। तो S1 प्लस S1 डैश एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एक काम कर दो, इस टोटली डिस्टेंस को S1 ले लो। ये टोटल डिस्टेंस S1 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल जो दूरी है ना, वही S1 है। कुछ और ही सोच रहा था मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था ज्यादा। ये S1 है टोटल, ठीक है। ये S1 कैसे निकालेंगे भाई, ये 2 इक्वल टू 0 से चालू हुआ और t इक्वल टू 18 तक गया, तो यहां से यहां तक बॉल को जाने के लिए कितना समय लगा, 18 सेकंड। तो यहाँ पे t इक्वल टू 18 हो जाएगा, और इस बॉल को t इक्वल टू 6 से चालू हुआ और 18 पे खत्म हो गया, तो इसका मोशन क्या है, 12 में। तो सिंपल सी चीज, यहाँ पे थोड़ा ऑल्टरेशन आएगा और कुछ कैंसिल फैंसिल नहीं हो रहा है। यहां से तो u इक्वल टू v आ गया था, ठीक है, तो इन सबको कैंसिलेशन को जरा हटाओ, एज इट इज लिखते हैं। तो यहां से बेसिकली क्या आ जाएगा कि u इंटू 18 और u भी नेगेटिव में, ut प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू 18 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। ये है केस, ये है केस, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव सब में कैंसिल होगा क्योंकि सारी वेलोसिटीज नीचे की तरफ थी। अब सेम चीज यहां पे क्या आ रही है कि यार 18 स्क्वायर यहां पे आ रहा है, वहां 12 स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक और चीज कर सकते हो आप, क्या कि इसको कैंसिल कर देते, 6 3 इस 6 में से जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, 18 इंटू 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 6 2 जाएगा और यहाँ पे इसको कैंसिल करेगा तो 12 इंटू 2 बचेगा। क्लियर, थोड़ी हेल्प मिल गई। उसके बाद और ये 9 को इससे कैंसिल कर दे, 9 बच जाएगा, ये 2 को इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अब क्या केस है, तो अब केस ये है कि भाई 3u इधर है, 2v इधर है, और यहाँ पे आ जाएगा 27 270, और यहाँ पे कितना आ रहा है 120, तो 270 में से 120 जाएगा, सो ये आ जाएगा 2v माइनस 3u। 2v ये 3 उधर चला जाएगा और 270 में से 120 जाएगा तो 150। क्लियर, 2v माइनस 3u इज इक्वल टू 150। ये रिलेशन आ रही है, क्लियर, ये रिलेशन आ रही है। अब u की वैल्यू क्या रखेंगे, तो u क्या है, u है यहाँ पे वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड के बाद u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड के बाद u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी चीज, u v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाना है। 6 सेकंड के बाद ये u था, इनिशियली 0 था, एक्सेलरेशन 10 थी, और टाइम कितना है 6 सेकंड के बाद, तो u की वैल्यू आ गई 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस 60 को यहाँ पे रख दो, तो 2v माइनस 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 150। सो ये 180 से जाएगा, 180 में जाएगा तो 230, 330, 330 बटे 2, v की वैल्यू आ रही है 115 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है क्या, नहीं, कुछ गलती की है। क्या गलती की है, हाँ गलती ये की है कि u की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। u की वैल्यू कहाँ आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस 80 यहाँ 10 था। देखो ये साइन ना कन्वेंशन गलत लगाने का ये आंसर होता है। यहाँ पे u कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखो ये गलती हो जाती है ना यार, साइन कन्वेंशन इसलिए बोलते हो प्रॉपर लगाना चाहिए। सो 2v माइनस ऑफ 3 इंटू यू की जगह माइनस 60 इज इक्वल टू 150। अब ये हो जाएगा प्लस 180, प्लस 180 इसमें जाएगा, सो 2v आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 30, सो v आ जाएगा मेरा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अब सही बोला है क्या, अब सही बोला है। इस इक्वेशन को एक बार चेक करो यार, यहाँ कुछ एरर तो नहीं है। 9 3 27, इसको एक बार चेक करते हैं, इसमें कुछ लोचा देखना है। 9 से जाएगा 18, 6 3 से 9 से 27, ठीक है, 270 यहाँ रहा,
इधर हो जाएगा 12 × 2 120, ठीक है। 120 270 जाएगा 150, 2v - 3u, ठीक है। u की वैल्यू -60 -180, 270 -180 हो जाएगा तुम्हारा 90, 2v 15 ही तो आ रहा है यार, 15 ही तो आ रहा है। लेकिन v ज्यादा आना चाहिए, v कम आएगा तो प्रॉब्लम है, v कम आएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि v कम आएगा तो उससे यहीं पे प्रॉब्लम होगी। S1 आ गया ut + ½ AT²। देखो कर दिया मैंने ब्लंडर, ये कर दिया मैंने ब्लंडर, फुल ब्लंडर। क्या ब्लंडर किया है? देखो पूरा गलत, पूरा गलत। क्या ब्लंडर किया है देखो, यहां पे मुझे डिस्टेंस, पहली बात तो यार ये सब चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां से मुझे यहां तक का डिस्टेंस पता करना है, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता करना है। S1 कितना हो जाएगा? S1 सिंपल सी चीज है सर, S1 विल बी इक्वल टू ut + ½ AT²। आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपने ड्रॉप किया था, ये चीज 0, सो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 10 हो गया। टाइम कितना हो गया मेरा? 18 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 18 का होल स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 9 से जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली 9 9 से 81, 81 इंटू 2 हो जाता है 162, 1620, 1620 मीटर आ रही है। ये मेरा S1 होगा। क्लियर? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट यहीं से पता चल गया। यही इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है कितना होगा। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट S2 इज इक्वल टू ut + ½ AT²। फिर से इसमें इनिशियल वेलोसिटी v दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एज इट इज ही डिस्प्लेसमेंट लिख सकते थे वैसे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1620 इज इक्वल टू u इंटू टोटल टाइम कितना है? u इंटू टोटल टाइम है मेरा इसके लिए 12 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई 10 इंटू 12 सिंपल। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी तोड़ के ही लिख दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो ये 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2, ये लिख दिया पूरा का पूरा हिसाब। क्लियर? अब उसके बाद कैंसिलेशन क्या हो रहा है? कैंसिलेशन देखो 6 से जा रहा है, 6 3 6 2 और 6 2, ये 2 2 से कैंसिल होगा, ये इसको 9 से कैंसिल करेगा, ये आ गया 270, 270 में से यहाँ पे 120 चला जाएगा, 270 में से 120 चला जाएगा तो 150 बचेगा, तो 2u की वैल्यू आ जाएगी 150, u की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर पर सेकेंड। केस भी हो गया हमारा एस्टैब्लिश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है 74 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा माइनर एरर है क्योंकि शायद इन्होंने जी को 9.8 ले लिया, बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 75 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी एरर हो गई थी, एरर बस इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था मेरा ध्यान ही कहीं और था, इसलिए एरर हो गई। सिंपल सी चीज है यार, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं दोबारा बता दे रहा हूं, इतना लड्डू क्वेश्चन है क्यों हो रही पता नहीं। सिंपल, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसने कवर किया है भाई 18 सेकंड में, ये इसने कवर किया है 18 सेकंड में, उस हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। यही सिंपल डिस्प्लेसमेंट इसने 6 सेकंड के बाद कवर कर लिया, मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया 12 सेकंड में। तो वो 12 सेकंड से इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालना था, वन लाइनर था, मैं बिना मतलब ही इधर का उधर सोचने लगा। और आप एक काम और भी कर सकते हो, इसकी 6 मीटर पर 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, सिंपल v इज इक्वल टू u + at से। और तुम देख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी करेगा। तो एक सेकंड बाद 10 20 30 40 50 और यहाँ पे 60, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी u आएगी वो 60 मीटर पर सेकंड आएगी। जो मैंने वहां स्टेटमेंट लिख रखा है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये जो v की वैल्यू आ रही है 75 आ रही है,
ये 60 से ज्यादा ही होनी चाहिए, वरना आपका कोलिजन नहीं होगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और दूसरा हैक भी है, वो बताता हूं। क्या है दूसरा हैक? दूसरा हैक ये है कि मैंने यहां पे केस बता दिया आप लोगों को, अपूर्व सुनना ध्यान से, कि v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि यहां पे जो 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो रही है 60 मीटर पर सेकंड है, वो वेलोसिटी 60 से ज्यादा होनी चाहिए। 60 से ज्यादा होगी तभी ये बॉल इससे आके कोलाइड करेगा। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन है जहां पे 60 से ज्यादा हो रही है, ना इसमें हो रही है गलत, ना इसमें हो रही है गलत, ना इसमें हो रही है गलत, इसमें तो बराबर है, बराबर में तो उनकी दूर की दूरी घटेगी ही नहीं। सो एक ही ऑप्शन है 74, तो यही आंसर सही होगा। दूसरे एक तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत इजी सा सवाल था, बट हमने थोड़ा ज्यादा ही इसमें दिमाग लगा के इसकी ऐसी तैसी कर दी, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए। ये गलती हो गई। मैं कुछ और ही रिलेटिव के बारे में सोच रहा था। अब रिलेटिव मोशन से सर एक ही ऑप्शन 60 से ज्यादा है, नाइस, यस बिल्कुल सही, मैं कुछ और ही सोच रहा था यार। अब रिलेटिव से बता देता हूं। रिलेटिव से सिंपल सी चीज अपूर्व ये है कि यार ये ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, ये नीचे गया, यहां पे पहुंचा, जब ये t इक्वल टू 6 है, राइट, ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू 6 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u हो गई, और ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियलिटी में आके मिलेंगे, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इसको v से ड्रॉप किया, ठीक है। ये कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? ये t इक्वल टू 6 पे सिनेरियो था। अब देख क्या करेंगे, t इक्वल टू 6 पे ही हम किसी भी फ्रेम में बैठ जाएंगे। इसको मैं बॉल 1 मान लेता हूँ, इसको बॉल 2 मान लेता हूँ। तो अब क्या करूंगा, रिलेटिव मोशन मतलब किसी भी एक फ्रेम में बैठ जाऊंगा, किसी भी एक फ्रेम में बैठ जाऊंगा, किसी भी एक फ्रेम में बैठ जाऊंगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बता देता हूं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बता देता हूं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बताऊंगा तो उसमें क्या होगा, मैं सेकंड, रुको पहले एक काम करते हैं, दूसरे फ्रेम से बैठते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल, ठीक है, ये पता करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि फर्स्ट बॉल पे बैठ के तुम्हें सेकंड बॉल की वेलोसिटी पता करनी है। अब ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल सी चीज, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, सेकंड बॉल इधर आ रही है, सेकंड बॉल इधर आ रही है v, माइनस u कहां आ रहा है, u भी नीचे की तरफ आ रहा है। तुम चाहो तो एक नेगेटिव डायरेक्शन भी लगा सकते हो क्योंकि तुमने नीचे की तरफ माना है। ये रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है माइनस ऑफ v प्लस u। बोलने का अर्थ ये है कि ये ओवरऑल जो आंसर होना चाहिए, ये ओवरऑल जो आंसर होना चाहिए, अगर ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आती है, अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी आती है, इसका मतलब मैं जब फर्स्ट फ्रेम में बैठा हूं तो ये ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तुम नेगेटिव को अवॉइड करो यार, तुम नेगेटिव से कंफ्यूज हो जाओगे। तुम एक काम करो, पॉजिटिव में ही लो, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ v माइनस ये हो जाएगा नीचे की तरफ u। अब देखो यहां से कुछ वैल्यू आती है, मान लो यहां से कुछ वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये मैं फर्स्ट पे बैठा हूं, इसको देख रहा हूं। अब मैं जिस फ्रेम में बैठा रहता हूं वो रेस्ट पे आ जाता है, तो मैं अब रेस्ट पे हूं, मैं मूव नहीं हो रहा, जो मूव हो रहा है वो हो रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू। अब सोचो जरा, v माइनस यू 0 हो गया, v माइनस 0 हो गया तो मेरे लिए वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। मेरी फ्रेम से वो ऑब्जेक्ट कहां है, रेस्ट पे, तो उसकी दूरी बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, मेरी तरफ ना करीब आएगा ना मेरे से दूर जाएगा। अगर v की वैल्यू u से ज्यादा हो गई, v की वैल्यू u से ज्यादा होगी, मतलब उसके पास एक वेलोसिटी है मेरी तरफ आने की, तो ऊपर से नीचे मेरी तरफ आएगा, और जब वो मेरे पास यहां पे आ जाएगा तो हुर्रे मैं बोल दूंगा कि हम दोनों का मिलन हो गया। लेकिन अगर v u से छोटा हो गया, v u से छोटा हो गया मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, तो उसकी वेलोसिटी मेरी तरफ ना आके कहां है, मेरे से दूर ऊपर जाती हुई, तो मैं देखता रहूंगा और वो यहां से ऐसे ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चलता जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो उसको मेरे से मिलना है, तो बेसिकली सीन क्या होना चाहिए कि v माइनस यू होनी चाहिए वेलोसिटी, और मेरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ओके सर मान लिया। अब ये v माइनस यू वेलोसिटी होनी चाहिए, अब इस वेलोसिटी के साथ वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। ये बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 भी निकाल दो, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अच्छी बात ये होती है कि एक्सेलरेशन रिलेटिव हमेशा 0 आता है, क्यों? क्योंकि सेकंड के लिए भी नीचे की तरफ, फर्स्ट के लिए भी नीचे की तरफ, कैंसिल करोगे 0। मतलब ये पूरा का पूरा जो केस हो जाता है वो इक्वल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन वाला केस होता है। तो क्या चाहते हो दूसरे से कि हम आके मिल जाएं? क्वेश्चन के अनुसार तुम चाहते क्या हो? तुम बस ये चाहते हो कि भाई दूसरा वाला एक कुछ समय में मेरे यहां बगल आके खड़े हो जाए, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं इसके साथ रेस्ट पे हूं। मैं चाहता हूं ऊपर वाला ऐसे नीचे नीचे आए, नीचे नीचे आए, यहां पे आके रेस्ट पे मेरे सामने आ जाए, तब मैं बोल दूंगा कि हाँ हमारा मिलन हो चुका है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितना होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नीचे की तरफ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये टोटल डिस्टेंस,
ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए जिसको मैं x बोल देता हूं, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस x होना चाहिए। और बस मुझे वो पता करना है कि ये v की वैल्यू कितनी है। अब ये x पता है क्या मुझे, x मैं पता कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट जितना इसने 6 सेकंड में किया उतना x होगा। समय पता है मुझे, हाँ मुझे समय भी पता है। ये पूरा का पूरा सीन कब हो जाएगा भैया, 6 सेकंड पे ये चालू हुआ था होना, 6 सेकंड पे मैं यहां था, 6 सेकंड पे यहां था, 6 सेकंड से चालू हुआ और 18वें सेकंड में आ गया, मतलब 12 सेकंड में पूरा का पूरा गेम हो जाना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शुड बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिंपल। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का तो कोई केस ही नहीं है, तो जो भी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू टाइम, सिंपल सी चीज। अब वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितनी है भाई, v माइनस यू। ओके, टाइम कितना है, टाइम है 12 सेकंड। और ये डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर से एक्सेलरेशन बता सकते हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है। ये 5 से जाएगा, 36 गुणे 5 होता है 180, ये डिस्टेंस आ गया 180। अब 12 को 180 से घटाओ, v माइनस यू की वैल्यू आ जाएगी। ये 6 2 से जाएगा, ये 6 30 से जाएगा, ये इसको काटेगा 15 से। सो v की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। ओके, अब u की वैल्यू बता दो, v अपने आप पता चल जाएगा। u कितना था सर, 6 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा था, पहले सेकंड में 10, फिर अगले सेकंड में 10 और 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 मीटर पर सेकंड पे यहां पे आएगा। 10 मीटर पर सेकंड का ग्रोथ होता जा रहा है, 60 को इधर रख दो, सो v माइनस 60 विल बी इक्वल टू 15, v इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकंड। ये ऐसे हम उसको रिलेटिव मोशन से समझ सकते हैं। क्लियर है अपूर्व, समझ आया? सो ये अप्रोच है रिलेटिव मोशन समझने की। रिलेटिव मोशन से समझना अच्छा भी है, क्योंकि रिलेटिव मोशन से हमें एक आइडिया ऑप्शन एलिमिनेशन से भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत लड्डू था, थोड़ा कंफ्यूज करके, थोड़ा इधर उधर दिमाग, इसलिए यार फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में। फोकस आपका इधर उधर रहेगा, दिमाग में कुछ और चीजें चलेंगी, तो आप सिंपल से क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगला सवाल ट्रस्ट में बहुत ज्यादा बेहतरीन है और आनंदमय क्वेश्चन है। देखो इसको, समझो और कोशिश करो आंसर निकालने की। क्वेश्चन ये बोलता है, अ मैन थ्रोज बॉल्स विथ द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड के इंटरवल में बॉल को ऊपर फेंक रहा है। What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? किसी भी एक समय पर जब बॉल को फेंक रहे हैं तो 2 से ज्यादा बॉल होनी चाहिए। तो हमें ये बताना है कि स्पीड ऑफ द थ्रो कितना होना चाहिए। देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा सवाल। Man throws balls with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? तुम लोगों ने एक गेम देखा होगा जिसमें बॉल्स को, वो 2-3 बॉल को ऐसे ऐसे उछालता है। वो एक स्किल होती है, जिस स्किल में सामने वाले का एक इंटेलेक्ट लगता है कि भाई वो बंदा बॉल उछाल रहा है तो किस स्पीड को दे रहा है, जिससे कि जब वो तीसरी या चौथी बॉल फेंक रहा है तो उसको आराम है। मतलब यहां पे तो देखो 2-2 सेकंड का अंतराल ले रखा है, वो शायद 2 सेकंड से कम का अंतराल लेता है, ठीक है, बट उसे एक एनालाइजेशन रहता है कि इतनी वेलोसिटी छोड़ूंगा तो ये गेम हो जाएगा। क्लियर? तो यही बोल रहा है कि यार मैक्सिमम कितनी स्पीड से उसे छोड़ना चाहिए ताकि 2 बॉल से ज्यादा वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रख सके, सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम टी। AIPMT 2003 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रैंक करूंगा मैं इसको, जेई मेन के लेवल का है, जेई मेन से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसको समझ में आ गया, नहीं पता सर देखो सिंपल सी चीज ये है, इसने ये बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड रखना, ठीक है, ओके। अब क्या चाह रहा है वो, देखो हाथ उसके दो हैं, चाहता है वो कि हवा में क्वेश्चन देखो क्या है, what should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky, are in the air at any general time t। ठीक है, तो केस ये है सिंपल सा कि यहां पे पहली बॉल को उसने मान लो v वेलोसिटी से ड्रॉप किया, फेंका, पहली बॉल को उसने v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। अब ये v वेलोसिटी हर एक सेकंड में कम होती जा रही है, ठीक है। यहां पे मान लो v थी, तो t इक्वल टू 1 पे कहां आ गई, t इक्वल टू 1 पे आ गई, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस 9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, और कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे समझता हूं,
9.8 मीटर पर सेकेंड की गिरावट हो रही है हर एक सेकेंड में, तो v से यहां पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, v माइनस 9.8। फिर उसके बाद अगले एक सेकेंड में गिरेगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, v माइनस 9.8 इंटू 2 यानी 2 इंटू 9.8, इतना गिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 इक्वल टू 2 पे। ओके, अब और सोचो, इसी सेकंड पे एक और बॉल को फेंक दिया, इसी सेकंड पे एक और बॉल को फेंक दिया, इसी सेकंड पे एक और बॉल को फेंक दिया। अब एक और बॉल को अगर फेंका है मैंने ऐसे ऊपर की तरफ, सेम वेलोसिटी v के साथ ही फेंका है, ये t इक्वल टू 2 पे ही फेंका है। ठीक है, t इक्वल टू 2 पे ही फेंका है। अब सपोज करते हैं यहां से एक और लेवल ऊपर जाएगा, ये उससे ज्यादा जाएगा, क्लियर है। बट मुझे मिनिमम वेलोसिटी पता करना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। एटलीस्ट यहां पे ऑप्शन देख सकते हो 9.8, 19.6, 19.6, 19.6, ऐसा है। मतलब 9.8, 19.6 ऑप्शन से भी एक एनालिसिस ले सकते हैं। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, चलो ऑप्शन से ही समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे वैल्यूज दी हैं इसी को यूज करते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड है, अगर 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंकता तो होता क्या, अगर मान लो इफ v इज इक्वल टू 9.8 होता तो उससे क्या होता, पहली बॉल को फेंकता मैं और अगले एक सेकंड में t इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी 9.8 थी तो कम होके कितनी हो जाती, यहां पे 0 हो जाती, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड घटाएगा, कम करेगा। ओके, सो फर्स्ट बॉल यहां आ जाती, क्लियर है। उसके बाद उसके यहां पे आके रेस्ट पे आ जाती और फिर यहां से ऐसे नीचे गिरती, तो दूसरे सेकंड में क्या होता, दूसरे सेकंड में वो यहां पे होती तब तक कि तुम दूसरी बॉल फेंक रहे हो। समझो इस चीज को, अगर ये केस होता तो होता क्या कि तुम पहली बॉल को फेंकते ही ऊपर जाती, एक सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट रीच कर जाती क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती, फिर वो पलट के आती, दूसरे सेकंड में यहां पहुंचती, तब तक तुम दूसरी बॉल फेंक रहे हो। तो इसमें तो तुम्हारी 2 बॉल भी हवा में नहीं रह गई क्योंकि वो पहली बॉल यहां पे आके लैंड कर गई, तब तुम दूसरी फेंक रहे हो, तो 9.8 तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, 19.6 का केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं, इफ v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 19.6 में क्या होगा, यहां से मैंने बॉल को फेंका, पहली बॉल को, t इक्वल टू 1 पे यहां पहुंची, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां पे 19.6 थी। ठीक है, यहां पे कितनी हो जाएगी 9.8, क्योंकि 9.8 घट गई, 9.8 घट गई। उसके बाद फिर t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंची, इधर पे ये t इक्वल टू 2 पे, यहां पे 9.8 घट गई तो यहां पे 0 हो गया। अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तब तुमने एक और बॉल को फेंक दिया, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुमने एक और बॉल को फेंक दिया यहां से सेम वेलोसिटी के साथ 19.6 की, क्लियर। ओके, अब ये 2 सेकंड में ऊपर पहुंची तो 2 सेकंड में नीचे उतरेगी, तो ये 2 सेकंड में कहां पहुंच जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, 2 सेकंड में कहां पहुंच जाएगी, इधर। और अब जाके टाइम क्या हो चुका है, अब जाके टाइम क्या हो चुका है, देखो ये वापस यहां आएगी तो t इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहां पे t इक्वल टू 4 हो जाएगा, t इक्वल टू 4 पे ये यहां पहुंच गया। ओके, और t इक्वल टू 4 पे हर 2-2 सेकंड पे तीसरी बॉल फेंक रहा है, तो यहां पे एक और वो थर्ड बॉल को फेंकने के लिए तैयार है 19.6 से। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या केस बन रहा है कि पहली बॉल जस्ट पहुंच गई है जमीन पे, ये फर्स्ट बॉल है, दूसरी बॉल यहां टॉप पे पहुंच गई है इधर, ये दूसरी बॉल है, और तीसरी बॉल जस्ट फेंकने वाले हो तुम, तो मोर देन 2 बॉल्स का केस बन गया ना, मोर देन 2 बॉल्स का केस बन गया। यहां पे फर्स्ट जस्ट आ ही रही है, सेकंड तो ऊपर है तो हवा में है ही, और तीसरी जस्ट फेंकने वाले हो, जस्ट फेंकने वाले हो। तो अगर 19.6 से थोड़ा सा भी ज्यादा तुमने वेलोसिटी दे दी तो वो सिचुएशन बन जाएगी, वो सिचुएशन बन जाएगी तुम मोर देन 2 बॉल्स को हवा में रख सकते हो। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि इससे एनालिसिस मिलेगा नहीं, इससे बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि 9.8 में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, 19.6 से थोड़ा सा ज्यादा अगर मैं वेलोसिटी देता हूं तो उसमें मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे ये चीज कैप्चर कर सकता हूं कि मोर देन 3 बॉल्स आर देयर इन द एयर। ओके, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर माय फ्रेंड्स इज एटलीस्ट मोर देन 19.6, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड रहेंगी तो बिल्कुल ये इंश्योर हो जाएगा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोर देन 2 बॉल्स हैं। ठीक है, समझ गया पूर्व, क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है और यही इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी कॉन्सेप्चुअल था और इसमें प्योरली बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ही थी। कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आता तो क्वेश्चन को कर लेते और साथ ही साथ आपका ऑप्शन एनालिसिस भी था, ऑप्शंस को भी हमें देख के समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के साथ यार बस फिर आज का हम सेशन क्लोज करते हैं। ठीक है, और अब हम मिलेंगे परसों मतलब मंडे को
जहां पे हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी का अगला टॉपिक जो है प्रारंभ में, वो आने वाला है वेक्टर्स का। वेक्टर्स वन शॉट फुल सेशन, सबसे कम समय में इसको मैं सोचूंगा कि सबसे कम से कम समय में सॉल्व करूं, जिससे आपको ज्यादा डिलीवरेबल्स मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, बढ़िया से रहो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।